हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है। ये संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। इस संविधान में टोटल 22 भाग है। उसमें भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। हिंदी में इसे मौलिक अधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये हम लोग का जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में इसका क्या वर्णन देखने को मिलता है। तो हम लोग अच्छा से समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। ये 12 से लेकर के 35 तक पूरे आर्टिकल को आज इसी वीडियो में याद करेंगे हम लोग, है ना। और पूरा अच्छे से समझ लेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन कौन से अधिकार हम लोग को दिया गया है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स को पहले हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या है। तो देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स संविधान के द्वारा, है ना, ये भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लोगों को ये एक बेसिक यानी ये बेसिक मानव अधिकार एक दिया गया है। अगर भारत में कोई आदमी रह रहा है, कोई सिटीजन, कोई नागरिक रह रहा है, तो उसको ये भारत का संविधान उसको फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है कि हाँ, मानव के लिए इतना बेसिक अधिकार होना चाहिए कि अगर एक मानव इस देश में रह रहा है तो उसके ह्यूमैनिटी के नाम पर, है ना, मानवता के नाम पर उसको ये अधिकार उसको मिला हुआ है संविधान के द्वारा। तो ये हर अधिकार जानना चाहिए, देश के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स जानना चाहिए। उसका मौलिक अधिकार क्या है, संविधान के द्वारा उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना, उसको सब किसी को जानना चाहिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को दिया गया है। ये एक बेसिक मानव अधिकार है ना। तो हम लोग समझेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल राइट समझ गए कि क्या हो गया। हाँ, ये मतलब एक भारत में रहने वाले नागरिकों को एक बेसिक मानव अधिकार है जो कि संविधान देता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, संविधान के भाग 3 में मिलता है, पार्ट 3 में। और इसका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में है। और देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर इसका अगर वायलेशन हो रहा है, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, है ना। स्टेट आपको यानी गवर्नमेंट आपको इसका प्रोटेक्शन देगी, है ना, सुरक्षा देगी कि हाँ, इस आदमी का मौलिक अधिकार क्या हुआ है, हनन हुआ है। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है, हाई कोर्ट भी ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आगे आगे हम लोग देखेंगे कि कौन किस आर्टिकल के तहत संज्ञान लेगा। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग अच्छा समझ गए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हाँ, पार्ट 3 में वर्णन है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में वर्णन है इसका। तो ये याद रखना है हम लोग को। और ये कोर्ट में याद रखिएगा जस्टिएबल है, यानी इनफोर्सेबल है, यानी ये कोर्ट में आप इसके लिए क्या लड़ाई लड़ सकते हैं कि हाँ, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। सरकार आपको थी इंश्योर करे कि हाँ, मौलिक अधिकार का। चलिए, तो ये समझ गए कि मौलिक अधिकार क्या है। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। पहले 7 था, अब 6 है ना। पहले 7 मतलब एक संपत्ति का भी अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी ये मौलिक अधिकार से हट गया है। अब जो मौलिक अधिकार बचा है, ये 6 बचा है। राइट टू इक्वलिटी कौन कौन है, फर्स्ट देखिएगा। फर्स्ट है हम लोग का 6 मौलिक अधिकार में राइट टू इक्वलिटी, यानी फर्स्ट यही हम लोग का राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। ये पहला मौलिक अधिकार है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक मिलता है। इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से, यानी राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से मौलिक अधिकार हम लोग को इक्वलिटी के रेस्पेक्ट में मिलता है। तो देखिए, आर्टिकल 14 में क्या चीज़ का वर्णन है, आर्टिकल 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में किस चीज़ का वर्णन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता।
अब कानून के समक्ष समानता क्या है? अगर मान के चलिए गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो अमीर गरीब, है ना, गांव में रहने वाले हो या शहर में रहने वाले हो, सब किसी के लिए वो बराबर नियम बनाएगी, यानी वो सब किसी पर लागू होगा। अब ये नहीं कि आप अमीर हैं तो आपके लिए इस क्राइम का 2 साल का सजा होगा, वो गरीब है तो उसके लिए 4 साल का होगा। ऐसा रूल नहीं है। इसी को बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी जो भी नियम कानून गवर्नमेंट बनाएगी पूरे नागरिक के लिए, देश के पूरे नागरिक के लिए वो क्या होगा, समान होगा। वो सब किसी के लिए वो कानून समान होगा, अमीर हो या गरीब हो। तो इसी को बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। यानी ये हम लोग समझ गए कि आर्टिकल 14 में हम लोग का है कि हाँ, हम लोग को कानून सब किसी के लिए बराबर है। इसलिए बोला जाता है कि देखिए कानून सब किसी के लिए बराबर होता है। देखिए अब आर्टिकल 15 में किस चीज़ का वर्णन है? आर्टिकल 15 में है नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव का निषेध। यानी आर्टिकल 15 हम लोग को ये राइट देता है कि हाँ, हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। नहीं, आर्टिकल 15 आपको ये गारंटी देता है, भारत के नागरिकों को गारंटी देता है कि हाँ, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, जन्म स्थान के आधार पर, है ना, यानी किसी के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये हमको गारंटी देता है। आर्टिकल 15 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षा करेगा, हाई कोर्ट इसका रक्षा करेगा कि हाँ, अगर किसी नागरिक के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, है ना, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 15 किस चीज़ का गारंटी देता है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा। अब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म को मान रहे हैं, वो दूसरे धर्म को मान रहा है तो आपको थोड़ा सा भेदभाव करेगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। सब कोई अपना अपना धर्म, अपना अपना जाति को माने, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये हम लोग को सीखे। पहला क्या था, आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव नहीं कर सकते, किसी आधार पर नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल जो 16 है, नहीं आर्टिकल जो 16 है, वो इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी ये किस चीज़ का इक्वलिटी की बात करता है? देखिए सब ये आर्टिकल जो 14 से 18 तक है सब इक्वलिटी का ही बात करेगा, लेकिन सब अलग अलग संदर्भ में बात करेगा। तो देखिए इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है, अगर सरकारी जो जॉब है, सरकारी जो नौकरी है, अगर उसमें अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो उसमें सब किसी के लिए नियम कानून बराबर होगा, हर किसी का जो फी होगा समान होगा, हर किसी का जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो एक समान मिलेगा। अब ये नहीं कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गया और किसी को कम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये सरकारी नौकरी में जो अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो सब किसी को समान मिलेगा, ये आर्टिकल 16 हम लोग को गारंटी देता है। ये अगला हम लोग देखेंगे आर्टिकल 17 क्या बोलता है। देखिए आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, अस्पृश्यता का अंत। यानी हमारे जो समाज में पहले से जो अनटचेबिलिटी चलता था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसको ख़त्म किया गया है ना। यानी जो छुआछूत भेदभाव चलता था, ऊंच जाति नीच जाति, उसको का ये आर्टिकल 17 के तहत उसको क्या किया गया, खत्म करता है। कौन, संविधान हम लोग का। तो अब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना। तो ये होता है आर्टिकल 17 आपको गारंटी देता है कि समाज में कोई छुआछूत का या अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रख सकता है, नहीं तो उस पर क्या होगा, कार्रवाई हो सकता है। अस्पृश्यता का अंत का मतलब यही हुआ कि ये आर्टिकल 17 के तहत इस समाज में से ये अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया, यानी अस्पृश्यता को ख़त्म किया। तो ये याद रखना है कि 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत बोलता है। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, आर्टिकल 18 में क्या चीज़ का वर्णन है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन मतलब क्या कि उपाधि का जो है ना वो अंत कर दी गई। यानी पहले
लोगों को उपाधि दिया जाता था, है ना। तो वो जो उपाधि एक विशेष वर्ग को सूचित करता था, तो वो क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया, यानी अब उपाधि किसी को नहीं रहेगा, है ना, सब एक समान है ना। वो आप किसी संविधानिक पद पर आप जाइएगा तभी आपको उपाधि मिल जाएगा, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसे समाज में किसी को स्पेशल उपाधि अब नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल को वर्णन करता है, बताता है कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये हम लोग देखें कि राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेकर के जो 18 तक आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है, उसको हम लोग पांचों आर्टिकल को याद किए और कौन कौन है उसको हम लोग समझे, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ये हम लोग का प्रथम यानी फर्स्ट राइट मिला हुआ है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, याद रखना है, इक्वल होना है सब किसी को, राइट टू। तो ये जो प्रथम जो राइट मिला हुआ है पूरे नागरिक को एक समान नज़र से देखता है, सबको एक समान बनाता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि सेकेंड राइट का मिला हुआ है। चलिए देखिए, सेकेंड राइट है राइट टू फ्रीडम, यानी सेकेंड मौलिक अधिकार हम लोग का कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, यानी 19 से लेकर के 22 तक में राइट टू फ्रीडम का वर्णन किया गया है। तो देखेंगे हम लोग आर्टिकल 19 में किस चीज़ का वर्णन है। देखिए आर्टिकल 91 में किसका वर्णन है ना, 6 यानी 6 प्रकार के फ्रीडम का इसमें वर्णन किया गया, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं का वर्णन है। कौन कौन है वो 6 प्रकार का, देखिए क ख ग घ अंग, ये 6 प्रकार का, ये याद रखना हम लोग को है। कौन है, भाषण, यानी आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना, यानी आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना अपना बात रख सकते हैं, अपना ओपिनियन कह सकते हैं। अगर कोई सही चीज़ है, संविधान के अकॉर्डिंग सही चीज़ है तो आप बोल सकते हैं, यानी अपने विचार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। तो अगर ये भी आपसे सवाल पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो इसका कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, इसी भाषण को प्रेस की स्वतंत्रता बोला जाता है। तो आर्टिकल जो 91 है और 91 के क में ये वर्णन किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता कहिए या बोलने का अधिकार कहिए, ये है। उसके बाद ख में किसका वर्णन किया गया है, साभा, आप कहीं भी आप अपना साभा बना सकते हैं, ये भी हमको स्वतंत्रता मिला हुआ है। ये संघ भी बना सकते हैं, आप का संगठन बना सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, है ना। आवागमन यानी कहीं भी आ जा सकते हैं, आप भारत के किसी कोने में, किसी शहर में, किसी गांव में आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। फिर निवास, आप कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। व्यवसाय, आप कहीं भी जाके अपना कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं इस पूरे देश में। तो ये स्वतंत्रता यानी फ्रीडम हम लोग को मिला हुआ है, 6 प्रकार का ये फ्रीडम हम लोग को मिला हुआ है, किसके द्वारा, आर्टिकल 9 के 1 के तहत। याद रखना है वो कौन 6 प्रकार का फ्रीडम है, भाषण, सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय। आगे देखेंगे आर्टिकल 20 यानी आर्टिकल 20 में किसका है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। देखिए आर्टिकल 20 में क्या है कि आपराधिक मामलों में सुरक्षा, यानी कुछ आपराधिक मामले जैसे कोई आप क्राइम कर दिए, है ना, तो उस केस में आपको मतलब कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जिसे मान के चलिए कि आप क्राइम कर दिए, है ना, क्राइम कर दिए और फिर बाद में आपको सज़ा मिल गया, अब उसी क्राइम के लिए बाद में सज़ा बढ़ गया, तो अब ये नहीं कि आपको एक बार क्राइम कर दिए तो फिर डबल आपको सज़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो उसमें मतलब प्रोटेक्शन है भाई कि हाँ, कि आप क्राइम से रिलेटेड कुछ भी आपको सज़ा दिया जा रहा है तो आर्टिकल 20 के तहत दिया जाएगा। उसमें कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है कि हाँ, जो पहले से नियम कानून बना हुआ है उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि आर्टिकल 20 में, है ना, प्रोटेक्शन किया गया है क्रिमिनल केसेस के लिए, है ना।
आपराधिक मामलों में सुरक्षा कुछ दिया गया है कि अगर अपराध करते हैं तो उसके दौरान भी आपको कुछ सुरक्षा मिला हुआ है। चलिए आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। देखिए ये सब चीज़ आपका वायलेट हो सकता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे तो कोई नहीं होगा, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सब आपका अधिकार ले लिया जाएगा, लेकिन केवल ये अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता है। कौन है अधिकार? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब देखिए, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। जीने का अधिकार कभी ख़त्म हो सकता है? जी नहीं हो सकता है। ये लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आपको ये पूरा मिला हुआ है। कब? ये आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है ना। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार मिला हुआ है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये आगे देखिए 21 के ए में क्या है, ये बाद में इसको जोड़ा गया है। 21 के ए में है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए आर्टिकल ये भी क्या है, मौलिक अधिकार, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष तक की मुफ्त शिक्षा हर किसी को देना। तो इसलिए देखिएगा मिडिल स्कूल, जो गांव में मिडिल स्कूल होता है उसमें 8 क्लास तक बच्चों को क्या किया जाता है? फ्री एजुकेशन दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में किस चीज़ का वर्णन है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अब देखिए अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है ना, तो उसके विरोध में कुछ सुरक्षा दिया गया कि ऐसा ही नहीं कर सकता है। आपको पहले अरेस्ट वारंट दिखाएगा, अरेस्ट कर लेगा, उसके बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, है ना। तो ये सब प्रोटेक्शन मिला हुआ है, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा मिला हुआ है। तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 22 में किसके बारे में वर्णन है? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा मिला हुआ है। तो ये हम लोग को फ्रीडम मिला हुआ है कि नहीं है? तो हम लोग को देखे आर्टिकल 19 से 22, ये अच्छा से याद कर लेंगे कि फ्रीडम से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है और उसमें कौन कौन से चीज़ों को, है ना, मेंशन किया गया है। तो अब तीसरा राइट हम लोग देखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो देखिए आर्टिकल आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी आपको कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है, कोई शोषण नहीं कर सकता है ना। तो ये भी अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 23 में क्या है, देखिए आर्टिकल 23 में क्या है कि बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। अब देखिए ह्यूमन, मानव जो तस्करी होता है, मानव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर बेचा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, या आपसे कोई जबरन काम करवा रहा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल 23 में, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम का आपको बैन किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 23 के तहत बैन किया गया है। तो याद रखना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर किस में वर्णन है? आर्टिकल 23 में है, मानव तस्करी और जबरन श्रम। ये कीवर्ड याद रखना है, कीवर्ड से ही याद हो जाएगा। आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में बैन किया है चाइल्ड लेबर, है ना। ये चाइल्ड लेबर, है ना, और हेजार्डस जॉब, यानी खतरनाक कामों में बाल का श्रम निषेध। यानी देखिए, यानी बच्चों के द्वारा आप काम नहीं करा सकते हैं, है ना, यानी बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। ये क्या है? चाइल्ड लेबर को बैन करता है। तो याद रखना है 24 में किसके बारे में है? चाइल्ड लेबर के बारे में निषेध है, यानी चाइल्ड लेबर बैन है। तो ये हम लोगों को
एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध 2 आर्टिकल था, 23 और 24। ये भी पूछता है कि शोषण के विरुद्ध क्या कौन कौन से अधिकार आर्टिकल में वर्णन है, तो 23 और 24 ये सब भी याद रखना है। और कीवर्ड तो याद रखना है कि किस आर्टिकल में कौन सा वर्णन है। चाइल्ड लेबर 24, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, ये कीवर्ड याद रह जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे चौथा राइट कौन सा मिला हुआ है। देखिए चौथा हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी आप धर्म मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो ये धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल 25 एंड 28 में वर्णन किया गया है। तो ये हम लोग देखेंगे कि 25 में क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे 25 में क्या है, तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। देखिए आर्टिकल 25 में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, मान सकते हैं, और उसका प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 23 यानी राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी आर्टिकल 20 याद रखना है, इसमें क्या है, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, यानी धर्म का पालन और प्रचार कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 में जो है, आर्टिकल 6 में मैनेज करने का है, देखिएगा याद रखना है, ये मैनेज वर्ड याद रखना, प्रबंध, यानी आप उसका व्यवस्था कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, है ना। जिसे मदरसा वदरसा लोग चलाते हैं तो मैनेज ही ना करते हैं, तो याद रखिएगा मंदिर का है वो भी मैनेज हो रहा है। तो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, संस्थाओं को क्या कर सकते हैं आप, मैनेज कर सकते हैं, तो याद रखना है। इसमें प्रैक्टिस और प्रोपोगेट ये 2 वर्ड याद रखना है, यानी पालन और प्रचार करते हैं। इसमें प्रबंध करते हैं हम लोग, किसका, रिलीजियस जो संस्था है उसको हम लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और आर्टिकल 27 में देखिएगा नो रिलीजियस टैक्स, यानी आप धर्म के आधार पर कोई टैक्स आप नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। टैक्स का वर्णन किस में है, 27 में, कोई टैक्स वैक्स नहीं है, धर्म के प्रचार प्रसार करिए, आपको कोई माने एक्स्ट्रा टैक्स या खर्चा नहीं देना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग आर्टिकल 28 में क्या है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल। अब देखिए यानी सरकारी जो विद्यालय में है उसमें धार्मिक शिक्षा का क्या है, निषेध है ना, यानी आप गवर्नमेंट स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, है ना। ये चीज़ आर्टिकल 28 में वर्णन है, ये चीज़ याद रखना है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी सरकारी विद्यालय में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि कोई भी इस स्टेट का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते, सब धर्म बराबर है, तो किसके बारे में पढ़ाइएगा, तो इसलिए किसी के बारे में नहीं पढ़ाने का अधिकार है। तो ये 4 अधिकार पढ़े हम लोग, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू रिलीजियस हो गया, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसके बाद एक था राइट टू इक्वलिटी, ये 4 हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या मिला हुआ है। तो देखिए संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, यानी अपना संस्कृति और शिक्षा, शिक्षा उससे रिलेटेड जो शिक्षा है आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई मान के चलिए अपना भाषा को बचाना चाहता है तो अपना भाषा को प्रचार कर सकता है, उस पर बुक पब्लिश कर सकता है ना। तो ये सब उसको अधिकार मिला है कल्चरल का, यानी संस्कृति को, उसको कोई भी संस्कृति मान सकता है, अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है हिंदू का प्रचार कर सकता है, इस्लाम को मानने वाला है इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके कल्चर, उसका ट्रेडिशन क्या है वो अपने तरीक़ा से मान सकता है, किसी को कैसे ड्रेस पहनना है वो अपने हिसाब से पहन सकता है, क्या खाना है नहीं खाना है वो सब अपने हिसाब से, उसका कल्चर है ना। कैसा पढ़ना है, कैसा शिक्षा लेना है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये सारा उसको अधिकार मिला हुआ है, कौन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिला हुआ है, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार मिला है, किसका, आर्टिकल 29 और 23। इसमें देखिए इसी वे भी पूछता है कि हम माइनॉरिटी के लिए कौन सी आर्टिकल वर्णन है, तो आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल जो 30 है ये माइनॉरिटी के लिए है, तो याद रखना है, दोनों आर्टिकल को याद रखना है
कि आर्टिकल 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी अपना लैंग्वेज बचा सकते हैं, स्क्रिप्ट यानी लिपि बचा सकते हैं, और कल्चर यानी संस्कृति का भी अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कोई मराठी अभी देखिएगा, मराठी के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका अधिकार है, अपना भाषा को प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके लिए अधिकार आवाज़ उठा सकता है। कोई तमिल के लिए अपना आवाज़ उठाता है ना, तो ये सारा चीज़ उसका अधिकार है ना, अपना लिपि बचाना, अपना भाषा बचाना, अपना संस्कृति बचाना, अपना कल्चर बचाना, उसका अधिकार है, ये संविधान उसको दिया हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 30 यानी आर्टिकल 30 में क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस राइट्स, यानी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो अल्पसंख्यक है, हाँ, तो अल्पसंख्यक का जो संस्था होता है, उसको शिक्षा जो संस्था होता है उसको स्थापित करने का अधिकार है। जिसे मान के चलिए कि कोई क्रिश्चियन है, अब देखिएगा जहाँ 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 तहाँ मिशनरी खुला हुआ है, यानी क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, स्कूल खोलते हैं, अपने धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, फ्री में स्कूल, अच्छा अच्छा स्कूल खोले हैं, एफोर्डेबल फी में अच्छा एजुकेशन देते हैं लोग, यानी अपना प्रचार करते हैं। तो उनको अधिकार मिला हुआ है ना, कि वो अगर ईसाई है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का, अपने कल्चर को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है कि उनकी संख्या दूसरे कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में कम है, उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे यहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा है भारत में, तो हिंदू के अलावा सभी क्या हुए, माइनॉरिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, या बौद्ध हो, या जैन हो, या आपका ये सिख धर्म हो, कोई भी धर्म के लोग, सब लोग माइनॉरिटी कहलाते हैं हिंदू धर्म के रेस्पेक्ट में अलावा। तो ये माइनॉरिटी हुआ, ये अल्पसंख्यक हुआ, तो उनका जो इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान, जो शैक्षणिक संस्थान है, उनका स्थापित करने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 30 में। तो ये भी याद रखिएगा, माइनॉरिटी के लिए किसकी में है, माइनॉरिटी के कल्याण के लिए है, आर्टिकल 30 में है। तो ये हम लोग पढ़े 5 आर्टिकल, 5 हम लोग को राइट मिला हुआ है। अब ये 5 जो राइट मिला हुआ है, ये राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अधिकार को दिलाने के लिए, जो एक छठा हम लोग को राइट मिला हुआ है, कौन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, जो पीछे हम लोग को 5 जो अधिकार मिला हुआ है जनता को, भारतीय जो नागरिक है उनको ये 5 मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो उसका गारंटी कौन देता है कि हाँ वो मिलबे करेगा, है ना। अगर उसमें कहीं भी कमी आया तो तुरंत उसको क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर लेगा, संज्ञान ले लेगा, या हाई कोर्ट उस पर संज्ञान ले लेगा। तो किस आर्टिकल के तहत लेगा, सुप्रीम कोर्ट वो 5 आर्टिकल के पर सुनवाई करेगा, उसका संज्ञान लेगा, है ना, अपने अंडर में उस पर ले लेगा। तो किस आर्टिकल के तहत लेगा, तो आर्टिकल 32 के तहत लेगा, याद रखना है। अगर आपका जो 5 पीछे मौलिक अधिकार मिला हुआ है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत तुरंत उस पर एक्शन ले लेगा, है ना, संज्ञान में अपना ले लेगा। तो उसी को बोला गया है संवैधानिक उपचार मिला हुआ है, यानी आर्टिकल 6 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी मिला, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला हुआ है, यानी संविधान का वो हमारा देखभाल कर सकता है, ये हमको आर्टिकल 6 में मिला हुआ है। याद रखना है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका अगर हनन होगा तो किस आर्टिकल के तहत होगा, तो आर्टिकल 32 के तहत, है ना, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले सकती है, याद रखना है। और आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए 5 तरीका से उसको सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरीका से रीट जारी करके और मौलिक अधिकार को इंश्योर करती है। कौन, एक हेबियस कॉर्पस है, एक मंडामस है, और एक प्रोहिबिशन है, और सर्टियोरेरी है, और को वारंटो है। ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है। ये 5 प्रकार के रीट याद रखिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना के देखेंगे कि इस 5 रीट क्या होता है, कैसे जारी होता है, कब कब जारी होता है। अभी याद रखिएगा कि 5 प्रकार का रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, हनन होता है। अब देखिए ये आर्टिकल जो 32 है, अगर ये नहीं रहेगा तो पीछे वाला जो 5 मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। मान के चलिए आपको मौलिक अधिकार किताब में लिख दिया गया कि दिया जाएगा, और आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई आपको मौलिक अधिकार नहीं दे रहा, आपसे भेदभाव कर रहा है ना, और उसके बोलने वाला कुछ है ही नहीं है, उस पर कोई एक्शन लेने वाला है ही नहीं है, तो फिर
कोई फ़ायदा नहीं रहा देने से। तो इसलिए ये जो 32 है वो गारंटी करता है कि वो 5 जो दिया गया है वो आपको एकदम मिलेगा ही मिलेगा। उसका अगर हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसी आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को क्या बोला कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला। ने उन्होंने बोला कि ये जो आर्टिकल जो 32 है ये हार्ट है, ये हार्ट एंड सोल है, यानी आत्मा और हृदय है। तो इसलिए आत्मा और हृदय बोले हैं कौन? भीमराव अंबेडकर। किसको? आर्टिकल 32 को। क्यों बोले हैं आप समझ गए होंगे कि भाई अगर ये नहीं रहेगा तो पीछे वाला जो 5 मौलिक अधिकार मिला हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस, और ये आपका ये छठा हो गया, तो वो सब 5 जो मिला हुआ है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है अगर ये नहीं रहता है तो इसलिए याद रखना है कि हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग का मौलिक अधिकार खत्म हो गया। अब इसमें जो आर्टिकल 33 और 34 35 है, तो यहाँ मौलिक अधिकार को क्या किया है? रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना, कम किया गया है, और वो स्पेशल केस में कम किया गया है। वो देखिएगा, पार्लियामेंट को आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट को ये क्या है? अधिकार है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है, जो सेना है और जो पुलिस बल है, उनको डिसिप्लिन के लिए है ना, उनका कुछ मौलिक अधिकार है ना कम किया गया। अब ये नहीं कि कोई सेना में चला गया कहे मेरा मौलिक अधिकार है, हम यहाँ पे अपना धर्म के हिसाब से कपड़ा पहनेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, तब तो वो सिक्योरिटी के साथ समझौता हो गया। तो इसलिए जो फोर्स है, पुलिस है, उन लोग को क्या मौलिक अधिकार, डिसिप्लिन के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार कम किया जाता है, उनको सेना के हिसाब से चलना होता है। तो ये आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट को अधिकार है। अब आर्टिकल 34 में देखिएगा, फंडामेंटल जो राइट है उसको क्या किया गया है? जब मार्शल लॉ जब लगता है ना, मार्शल लॉ, उसके दौरान सेना में मार्शल लॉ लगता है, तो जब मार्शल लॉ लगता है तो उसके दौरान मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ना। तो ये भी फंडामेंटल राइट में क्या किया गया है? रिस्ट्रिक्शन किया गया। आर्टिकल जो 35 है वो पार्लियामेंट को क्या कर सकता है? लॉ बनाने को अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट को का कम करने के लिए या उसको साझा देने के लिए या उसको रोकने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा इसको अलग। तो फ्रेंड्स हम लोग ये देखे, ये 6 हम लोग का जो मौलिक अधिकार दिया हुआ था भाग 3 में, उसको हम लोग अच्छा से देखे, एक एक पॉइंट को देखे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना। आपको मौलिक अधिकार दिया गया है तो उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ऐसे ही मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ मौलिक अधिकार और सब 2 में। यानी क्या है उसमें? फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया है? कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नॉट एब्सोल्यूट माना गया, यानी जितना आपको मिला गया उतना नहीं दिया जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और रिस्ट्रिक्शन है तो किस संदर्भ में रिस्ट्रिक्शन है? तो देखिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर आपका जो अधिकार दिया गया है और वो उस अधिकार की वजह से अगर देश की सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उससे समझौता हो रहा है, तो आपका वो अधिकार, मौलिक अधिकार क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा आपसे। तो इसलिए देखना है, सिक्योरिटी भी देखना है। आपका जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है उससे अगर आपको क्या, अगर पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक जो व्यवस्था भी चल रहा है ना, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो भी आपका मौलिक अधिकार रोका जाएगा। उसके बाद मोरालिटी एंड डिसेंसी यानी नैतिकता और शालीनता है ना, उसके लिए भी मौलिक अधिकार कम किया गया है। उसके बाद अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, यानी अदालत का आप अवमान करते हैं, अवहेलना करते हैं, उसका डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उस समय भी आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। उस समय भी मौलिक अधिकार का ख्याल नहीं रखा जाएगा। डिफॉर्मेशन के टाइम, डिफॉर्मेशन यानी किसी भी आदमी का आप मानहानि करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं, तो उस दौरान भी आपका मौलिक अधिकार क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का जो एकता और अखंडता पर भी अगर बात आ जाएगी, तब पर भी उस समय आपका मौलिक अधिकार क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा, नहीं रहेगा। तो आपको मौलिक अधिकार तो दिया गया है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन यानी कुछ नियम कानून के तहत दिया गया है। यानी ये सब चीज़ अगर इश्यू हो रहा है तो आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। तो ये हम
मौलिक अधिकार का कुछ रिस्ट्रिक्शन। तो हम लोग देखिए पूरे अच्छा से मौलिक अधिकार क्या है ना, उसका रिस्ट्रिक्शन भी देख लिए। मौलिक अधिकार क्या होता है, किससे मिला हुआ है, तो नागरिकों को मिला हुआ है संविधान के द्वारा। ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग।